Hi everyone, welcome back to GK today. I'm Nuzat Sana, this side, your mentor and educator. So basically we were doing the solved previous year question series and today it's day 8. See, there is one more thing I have to tell you. जब डे 15 तक हम लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं आपका एक छोटा सा क्विज़ प्रिपेयर करूंगी. आपका क्विज़ होगा और उस क्विज़ में जितना भी हम लोग डे 15 तक पढ़े होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ओके, नॉट ओनली स्लाइड्स एंड क्वेश्चंस बट जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो सारे क्वेश्चंस भी उसमें हो सकते हैं. ऑलराइट, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दैट और सिर्फ आगे मत बढ़ते रहिए, पीछे जो भी पढ़ा है उसको प्लीज़ रिटेन करिए, रिवाइज करिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So now without wasting any further time, let's get started. Question number 1, ELISA test is used to diagnose. ELISA test जो होता है वो किस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए होता है? पोलियो वायरस, एड्स एंटीबॉडीज, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियम या फिर कैंसर? द करेक्ट आंसर इज एड्स एंटीबॉडीज. सबसे पहले इंडिया में हम एड्स डे कब मनाते हैं? तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of December. ओके, एवरी ईयर 1st of December. क्यों हम लोग इस दिन को मनाते हैं? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एड्स. ओके, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा. इसका फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज HIV एंड HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ओके, अगर आपसे पूछते हैं एड्स डे 2020 की थीम क्या थी तो दैट वाज ग्लोबल सॉलिडारिटी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज. ओके, तो ये थीम भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं. इसके अलावा अगर फर्स्ट यहाँ पे पोलियो वायरस है जैसे, तो पोलियो डे हम कब मनाते हैं? तो हम वो मनाते हैं 24th of October को. देखिए, ये इस टाइप के इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं. थीम्स और डेट्स प्लीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा. और अगर आपका एग्ज़ाम सपोज आज है तो पीछे के 2 महीने के जो डेज एंड थीम्स होंगे वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो 24th October अगर 2020 की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट. ओके, अगर आपका फरवरी तक या मार्च तक पेपर है तो डेफिनेटली ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन देयर इज TB डे. हम लोग वर्ल्ड TB डे कब मनाते हैं? 24th of March को मनाते हैं. और अभी 2021 में तो ये डेट आई नहीं है. तो अगर 2020 की थीम के बारे में बात करें तो थीम थी इट्स टाइम. ओके, वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? 4th of February को. अभी रिसेंटली ये डे बीता है और इस बार इसकी थीम क्या थी? आई कैन वी कैन. ओके, तो इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. प्लीज़ रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 2, वाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल इज़ मोस्ट अनडिज़ायरेबल. देखिए, जो हम अपने घर में तेल यूज़ करते हैं बेसिकली पूड़ी वगैरह जिसमें छनती है, उसमें क्या होता है, एक बार तेल हमने डाल दिया और उसके बाद एक बार बनाया खाना रख दिया, दोबारा जब हमें फिर से कुछ फ्राई करना होता है तो हम लोग सेम तेल फिर से यूज़ कर लेते हैं, राइट. और हम लोग चलिए घर में तो एक बार शायद अवॉइड कर भी सकते हैं, लेकिन आप जो बाहर फास्ट फूड खाते हैं उनको आपके हेल्थ की कोई फिक्र नहीं होती है. वो कितनी भी बार सेम तेल में फ्राई कर सकते हैं चीज़, राइट. लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए. तो ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ऑयल वेपर्स कैन कॉज इंडोर पोल्यूशन. क्या उसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन होता है? ऑब्वियसली नॉट. देन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज लाइक बेंजोप्राइन आर प्रोड्यूस्ड. न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड इज लॉस एंड वेस्टेज ऑफ ऑयल. द करेक्ट आंसर इज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज लाइक बेंजोपाइरीन आर प्रोड्यूस्ड. सबसे पहले बेंजोपाइरीन होता क्या है? ये एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है. ओके, बनता है ये बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. ओके, ठीक तरह से जब कोई चीज़ जल नहीं पाती है या फिर उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो उस केस में बेंजोपाइरीन प्रोड्यूस होने लगता है. बेसिकली ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर्स का, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. एंड ड्यू टू दिस सब्सटेंस इट कैन कॉज लंग कैंसर. आपको लंग कैंसर की बीमारी हो सकती है इसकी वजह से. एंड इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कहाँ कहाँ और पाया जाता है? कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कोल तार, टोबैको स्मोक, जो धुआं होता है तंबाकू का, यानी जो सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं. एंड साथ ही साथ जो स्पेशली सबसे ज़्यादा किस में होता है? जो ग्रिल्ड मीट होता है, यानी जो ठीक तरह से पका नहीं होता है, सिर्फ ग्रिल्ड होता है, उसमें ये चीज़ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग फॉर फास्ट फूड इन एनी ऑफ द स्ट्रीट्स प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग वंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज़. जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं लाइक योर गुआवा, बनाना एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, उनकी राइपनिंग के लिए हम लोग एक गैस का यूज़ करते हैं. वो गैस का नाम बताना है आपको.
तो ऑप्शंस हैं एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन। द करेक्ट आंसर इज एसिटिलीन। यहाँ पे एक्चुअली ई होगा। सी पहले हम लोग एथिलीन यूज़ करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट डे में हम ज़्यादातर एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। ओके और इसका रियल नेम क्या होता है? एथाइन इज़ द रियल नेम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2। सिंपलेस्ट अल्काइन होता है एक्चुअली ये, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें आएगा और ये H एक इधर और एक H इधर। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक कलरलेस गैस होती है एंड ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल कहीं पे, ऑल्सो एंड केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट PCS में भी 2-3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्लीज़ रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन CAT स्कैन्स, एक्सरे फोटोज, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स या फिर एंडोस्कोपी। द करेक्ट आंसर एज हियर इट इज़ रिटन एंडोस्कोपी। सबसे पहले व्हाट इज एंडोस्कोपी? बेसिकली एंडोस्कोपी में बेसिकली क्या होता है? इंसर्शन ऑफ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी टू ऑब्जर्व द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होता है और इसको और हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? ऑल्सो यूज्ड फॉर माइनर सर्जरीज। माइनर सर्जरी जब होती है तो उसमें भी इस प्रोसेस का यूज़ हो जाता है लगभग, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ होता है? ऑप्टिकल फाइबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपसे कभी पूछते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है, तो लेट मी गिव यू ऑप्शंस: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये अलग से भी क्वेश्चन आया है क्योंकि एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन देके आपसे पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर्स में कौन सा फेनोमेना यूज होता है, तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द 3 एलिमेंट्स मोस्ट नीडेड इन द कॉमन फर्टिलाइजर्स आर। जो फर्टिलाइजर्स आपके होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो 3 प्रेशस एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं? सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, फॉस्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। करेक्ट आंसर इज NPK, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। सिंपली आप इसको NPK भी बोलते हैं, तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं अगर आप इतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं याद रखना चाहते हैं तो। नाइट्रोजन, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फॉस्फोरस का होता है 15 एंड पोटेशियम का हो जाता है 19। ओके, ये एटॉमिक नंबर आपको कब काम आते हैं? जब आपको एटॉमिक वेट निकालना होता है, राइट। क्योंकि एटॉमिक वेट जो होता है वो नियरली जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उससे डबल होता है, ठीक है। मोर और लेस डबल ही होता है। तो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है एटॉमिक वेट की तो वहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं: रिपील ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल या फिर पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो द करेक्ट आंसर इज पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि सॉल्ट सत्याग्रह किस चीज़ को मार्क करता है? तो दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो सॉल्ट सत्याग्रह से हुई थी। और क्यों ये मार्च किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे सॉल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था और हमारे देश में रह के आप हमारे ऊपर टैक्स लगा के हमसे ही पैसे लेंगे, तो ये कहाँ की ईमानदारी हुई? एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पे बढ़ चुका था, तो जाहिर है कि कोई इतना बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत थी। और अगर आपसे पूछते हैं ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो डैट वाज फ्रॉम साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था एंड कहाँ तक गया? डांडी। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। ओके, डांडी इज़ अ प्लेस इन गुजरात। ऑलराइट, बाकी इसके बारे में आपको सब कुछ पता ही होगा, पीछे हम लोग ने इसके बारे में सारी बात की है। कब शुरू हुआ था? 1930 में। कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है, पूर्ण स्वराज जो ये वर्ड है ये कौन से सेशन में लिया गया था? तो दैट वाज इन लाहौर सेशन। ओके, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है 1929 में शायद, उस टाइम पे ये वर्ड लिया जाता है कि अब हमें पूर्ण स्वराज पे बात करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, हु परसुएडेड द रेटिंग्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन द 23rd of February 1946। यानी जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी, बॉम्बे स्ट्राइक जिसको हम और भी नाम से बोलते हैं, तो उसको ख़त्म करवाने में किसने हेल्प की थी? गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एंड JB कृपलानी। करेक्ट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले आप ये नाम याद रखिएगा कि इसको हम लोग बॉम्बे स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या फिर बॉम्बे स्ट्राइक। ओके, और इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, जो इंडियन सेलर्स थे बोर्ड शिप्स पे, उन्होंने पूरे तरीके से टोटल स्ट्राइक कर दी थी। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस,
और इनके साथ साथ मुस्लिम लीग, दोनों लोग इस म्यूटिनी को कंडेम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस म्यूटिनी को सपोर्ट किया था। ओके, ये लोग अपोजिट में थे और ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। और बेसिक इशूज क्या था रिवोल्ट का? वहाँ की लिविंग कंडीशंस एंड फूड। ओके, उसके बाद फिर वल्लभ भाई पटेल को एक्चुअली भेजा जाता है बॉम्बे कि आप जाइए और वहाँ पे ये मैटर सॉर्ट आउट करिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है वहाँ पे उस टाइम पे। तो फिर वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग ये सब ख़त्म करिए, इससे सबसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के वर्ड्स को कौन दोहराते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इन दोनों का नाम इसलिए रॉयल इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ही फिर बाद में हेल्प की थी इस चीज़ को परसुएट करने में। ओके, और अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आप कभी नहीं भूलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में आई गेस हमने बात की थी इसके बारे में। कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे है, गुजरात में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर कौन है? तो वो है रामवी सुतार। ये नाम प्लीज़ आप कभी मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है क्योंकि। और साथ ही साथ इसकी हाइट कितनी थी? 182 मीटर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगैन अ फास्ट अनटू डेथ इन येरावदा जेल अगेंस्ट। जो महात्मा गांधी एक फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन पे चले जाते हैं येरावदा जेल के अंदर ही रहते रहते, वो किस वजह से था? ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रहीज, वायलेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड, या फिर कम्युनल रायोट्स इन द कलकत्ता। करेक्ट आंसर इज कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड। सबसे पहले देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आरटीसी के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और वो बुरी तरह से फेल हो जाती है, उसके बाद ये लेकर आते हैं अपना कम्युनल अवार्ड। ठीक है, अंडर में क्या हो रहा होता है? एक्चुअली सबसे पहले आपको 1909 इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें ये क्या कहते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे मुस्लिम्स को, यानी मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इसमें मुस्लिम्स की बात की थी। प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किस में हुई थी सबसे पहले, तो दैट वाज 1909। और ये भी पूछते हैं कि किस कम्युनिटी के लिए बात हुई थी, तो मुस्लिम्स के लिए ओनली। ठीक है, उसके बाद जब आपका 1919 एक्ट आता है यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें इस चीज़ को और बढ़ा दिया जाता है और इसमें एक्सटेंड कर देते हैं कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। किसको किसको देंगे? मुस्लिम्स तो ऑलरेडी हैं, देन 6 भी इसमें ऐड हो जाते हैं, जो इंडिया में क्रिश्चियंस होते हैं उस टाइम पे, इंडियन क्रिश्चियंस एंड ऑल्सो एंग्लो इंडियंस। ठीक है, जितनी पे माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको ये बोलते हैं कि आप सब लोग अपना अपना इलेक्शन करवाइए, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। ओके, उसके बाद कम्युनल अवार्ड में क्या हो जाता है? कम्युनल अवार्ड में ये बोला जाता है कि इन सब के अलावा हम डिप्रेस्ड क्लासेस जितने भी हैं उनको भी इस चीज़ का अधिकार देते हैं कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट करवाएंगे। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में। और इसके अलावा जो भी अदर माइनॉरिटीज़ बच जाती हैं उन सबको ये बोलते हैं कि अब आपको ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब आप अपना सेपरेट इलेक्शन करवाइए। और इसी चीज़ के फिर अपोज में रहते हैं गांधी जी। उनको ऐसा लगता है कि दिस एक्ट विल फेवर माइनॉरिटीज़ ओवर हिंदूज़। ओके, इसीलिए वो फिर फास्ट अनटू डेथ चले जाते हैं येरावदा जेल के अंदर। और उसके बाद ये फास्ट उनका कैसे टूटता है? जब हमारा होता है पूना पैक्ट। राइट, इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में शायद बात की थी। किसके किसके बीच में होता है? गांधी जी एंड भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी जल्दी आने वाला है आगे, जैसे ही आएगा इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे उधर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन 1939 फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ट्राइड आउट हिज स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल्ड मास स्ट्रगल इन अ नेटिव स्टेट। ही अलाउड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ हिज टू लीड अ सत्याग्रह। हु वॉज ही? 1939 में पहली बार गांधी जी अपनी स्पेसिफिक टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं और उनके एक बहुत खास मित्र होते हैं जिनको वो लीड करने के लिए बोलते हैं सत्याग्रह को। कौन थे वो? केटी भरश्याम इन मैसूर, जमनालाल बजाज इन जयपुर, वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट, या फिर नेबा कृष्णा चौधरी इन ढेनकनाल। द करेक्ट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट। आज तो हमारी स्लाइड के मेन हीरो वल्लभ भाई पटेल जी ही बन गए हैं। सबसे पहले इनको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? इनको टाइटल दिया गया था बिस्मार्क ऑफ इंडिया। राइट, एक और टाइटल इनको दिया गया था आयरन मैन। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये सब ऐसे ही बता रही हूँ आपको मज़े के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे कभी ना कभी एग्जाम में, या आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो ज़रूर दिखाई देगा ऐसा क्वेश्चन आपको। एक्चुअली गांधी जी जो होते हैं वो कांग्रेस इंटरवेंशन के अपोज में होते हैं कि उन्हें प्रिंसली स्टेट्स जो भी हैं, जो उनके अफेयर्स हैं, उसमें कांग्रेस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या फिर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके,
तो यहीं से कंट्रोल्ड मास स्ट्रगल की शुरुआत होती है और वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल राजकोट में सारा भार संभाले होते हैं। ओके, और अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि बस बिस्मार्क ऑफ इंडिया ये टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओबरा नोन फॉर? अ न्यू रिफाइनरी, न्यू एल्यूमिनियम प्लांट, अ बर्ड सैंक्चुरी या फिर थर्मल पावर स्टेशन? ओबरा क्या है? ओबरा बेसिकली एक थर्मल पावर स्टेशन है और ये कहाँ पे है? ये है यूपी में। यूपी की बात करें तो अभी वहाँ पे सीएम कौन है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, इसके अलावा अगर हम कुछ और थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कोरबा थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये भी सब मैंने आपको पढ़ाया है, राइट? देन देर इज सेकेंड वन फरक्का। फरक्का कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। देन देर इज थर्ड वन सिंगरौली। सिंगरौली इज इन यूपी। एंड फोर्थ वन इज ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे इज इन मुंबई। एंड वन मोर विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ज़्यादा एक्चुअली है ही नहीं थर्मल पावर प्लांट, लेकिन आपने देखा होगा शायद 2-3 बार अभी तक डे 8 तक हम लोग ने 3 बार ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड। तो ये सीरीज़ का मतलब यही है कि आपको पूरा एनालिसिस हो, आपको समझ में आए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एसएससी में। और ये सारे क्वेश्चंस याद करने के अलावा अब जैसे एक होती है बेसिक स्ट्रैटेजी कि जो क्वेश्चन आए आपने वो याद कर लिया, और एक होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि आपने ये सारे भी याद कर लिए। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम थर्मल पावर प्लांट से कोई क्वेश्चन आएगा आपका तो डेफिनेटली वो सही होने वाला है, राइट? इसी तरह हम लोग एक एक नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी whether you like the video or not. And yes, don't forget to subscribe to GK Today channel. With this, me Nuzat Sana signing off. Bye guys.